हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस इज डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि हाइड्रो मतलब वाटर एंड सिफेलिस इज रिलेटेड टू हेड। ठीक है, तो हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो या तो उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन में कमी होती है या उसके एब्जॉर्प्शन में कमी होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका एबनॉर्मल इंक्रीमेंट होता है उसके वॉल्यूम में, है ना, एकदम से बढ़ जाता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंट्राक्रैनियल कैविटीज़ में, जिसकी वजह से जो इन्फेंट का हेड है जो इस फिगर में है वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ये जो हेड है वो इनलार्ज हो जाता है। कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है वो हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोसेफेलस डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द इंट्राक्रैनियल कैविटी रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ इन्फेंट्स हेड। तो जैसे ही वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो उसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इंट्राक्रैनियल कैविटी में बढ़ने लगता है और सर जो है वो बहुत बड़ा साइज़ का हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हो कि नॉर्मल पाथवे क्या होता है सीएसएफ का। सीएसएफ जो है वो कोरोइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस होता है इन लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड थ्रू फोरामेन ऑफ मॉनरो से होते हुए ये जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, थ्रू एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस से होते हुए ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस हुआ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, है ना। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन से फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल में आया, उसके बाद फिर सिस्टर्ना ऑफ सब एराकनॉइड स्पेस में आया एंड बेस ऑफ ब्रेन अप over the convexivity of brain into corticosulci. CSF is finally reabsorbed into venous sinuses by arachnoid villi. ठीक है, arachnoid villi में जाके रीएब्जॉर्ब हो गया। तो ये है इसका नॉर्मल पाथवे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स हैं। इसमें वेंट्रिकल्स जो है ये नॉर्मल वेंट्रिकल्स है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो आप ये देखो हाइड्रोसेफेलस यानी इन लार्ज वेंट्रिकल्स, इसमें ये वेंट्रिकल्स कैसे हो रहे हैं? इसमें फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर इन द ब्रेन, फ्लूइड भर चुका है इसमें और एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड हो चुका है और इस वजह से इसका ये जो साइज़ है उसमें डिफरेंस आ गया है, इनलार्ज हो गए हैं ये। ठीक है, इसके बाद फिर अब द नॉर्मल पाथवे ऑफ सीएसएफ इज डिपिक्टेड। हमने नॉर्मल पाथवे देख लिया। अब ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजी विच कैन बी एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, नॉर्मल फ्लो ऑफ सीएसएफ ऑल्टर लीडिंग टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स। तो अब या तो कोई एक्वायर्ड कॉज की वजह से होता है या कंजेनाइटल कॉज की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल फ्लो जो होता है सीएसएफ का वो चेंज होने लगता है। ठीक है, अब इसके जो है दो टाइप्स हैं, हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप्स हैं। एक है नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस और एक है कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में क्या है? इन दिस
type there is obstruction in the flow of cerebrospinal fluid within the ventricles and subarachnoid space, resulting in interference with the circulation absorption of CSF. This type is more common in children. In non-communicating or obstructive hydrocephalus, the accumulated CSF descended the ventricles leads to gradual thinning of brain substance which is compressed between the descended ventricles and the skull. अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है ना नॉन कम्युनिकेटिंग में, कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. किसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? जो CSF फ्लो कर रहा था, जो हमारा CSF वेंट्रिकल्स में सबएरेक्नॉइड स्पेस में इजीली फ्लो कर रहा था, वहाँ पे क्या आती है? ऑब्स्ट्रक्शन, अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन CSF का नहीं हो पाता. अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, जो सबएरेक्नॉइड स्पेसेस हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. और वो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है, या कोई नैरोइंग हो गई है, उसकी वजह से क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है? CSF ढंग से फ्लो नहीं हो पा रहा है. तो इन नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस द अक्यूमुलेटेड CSF डिसेंडेड द वेंट्रिकल्स. जो हाइड्रोसेफेलस अब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अब CSF फ्लो नहीं कर पा रहा है. CSF क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है वेंट्रिकल्स में. वेंट्रिकल्स में एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोसेफेलस हो रहा है. एंड दिस लीड्स टू ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ब्रेन सब्सटेंस. ब्रेन सब्सटेंस में ग्रेजुअल थिनिंग हो रही है विच इज़ कंप्रेस्ड बिटवीन डिस्टेंडेड वेंट्रिकल्स एंड स्कल. तो ये हो गया नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. यानी क्या हो रहा है? CSF फ्लो नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके पैसेज में. दूसरा आता है, वो होता है कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, देयर इज नॉर्मल फ्लो ऑफ CSF इसमें नॉर्मल फ्लो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में. But there is outside the ventricles there is interference. क्या होती है? इंटरफेरेंस होती है वेंट्रिकल्स के बाहर, causing decrease absorption of CSF in the subarachnoid villi. वेंट्रिकल्स के बाहर कहाँ? सबएरेक्नॉइड विलाई में इसका क्या हो रहा होता है? इंटरफेयर हो रहा होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो CSF का कम हो जाता है सबएरेक्नॉइड विलाई में. हमने देखा था यहाँ पे कि CSF इज फाइनली रीएब्जॉर्ब इनटू वेनस साइनसेस बाय एरेक्नॉइड विलाई. एरेक्नॉइड विलाई में फाइनली CSF एब्जॉर्ब होता है. तो यहाँ पे वही इंटरफेरेंस आ रहा है आउटसाइड वेंट्रिकल्स कॉजिंग डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इन द subarachnoid villi. The CSF that accumulate in subarachnoid space compress the brain and distend the cranial cavity, and this excessive CSF around brain leads to flattening and atrophy of convolutions of brain. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ढंग से अगर नहीं हो पाएगा वो अच्छे से सबएरेक्नॉइड विलाई में CSF एब्जॉर्ब, तो वो कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेट होगा ही ना. तो वो सबएरेक्नॉइड स्पेस में एक्यूमुलेट होगा और ब्रेन को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा एंड क्रेनियल कैविटी को डिस्टेंड कर देगा. ब्रेन कंप्रेस होगा, क्रेनियल कैविटी डिस्टेंड होगी, एंड दिस एक्सेसिव CSF अराउंड ब्रेन लीड्स टू फ्लैटनिंग और एट्रोफी ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ब्रेन. ठीक है, फ्लैटनिंग होगा, एट्रोफी होगा ब्रेन में. इसके बाद इटियोलॉजी, यानी कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के डिसऑर्डर्स होते हैं. हाइड्रोकेफेलस जो है ये होता है कंजेनाइटल कॉज होता है और एक्वायर्ड कॉज होता है. ठीक है, कंजेनाइटल कॉज होता है, एक्वायर्ड कॉज होता है. कंजेनाइटल नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में अकर ड्यू टू कंजेनाइटल रीजन और इट मे बी एक्वायर्ड. ठीक है, तो कंजेनाइटल की वजह से, कंजेनाइटल की कॉजेज क्या है? स्टेनोसिस ऑफ एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस. ठीक है, मेनिंगोमायोसील और
डैंडी वॉकर syndrome, obstruction of foramen of Leschka or Magendie, Arnold-Chiari malformation, resulting in herniation of cerebellum, medulla pons, fourth ventricle through an enlarged foramen magnum. Acquired causes क्या हैं? During the neonatal period, early infancy causes lead to hydrocephalus are infections caused by rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis, intracranial hemorrhage, medulloblastoma, craniopharyngioma, astrocytoma, head injury. Causes responsible for communicating hydrocephalus are subarachnoid hemorrhage, meningitis, toxoplasmosis, cytomegalovirus infection in which there is obliteration of subarachnoid space due to inflammatory reaction, disease of connective tissue such as Hurlin's syndrome and achondroplasia. अब देखो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं. मतलब एज अगर अलग है तो साइन एंड सिम्टम्स भी अलग दिखेंगे, ठीक है. और किस पे डिपेंड करता है कि whether fontanelle have closed or not, whether cranial sutures have fused, type of hydrocephalus, ठीक है. तो ये है. अब इन्फेंट्स में क्या क्या होता है, ठीक है. इन्फेंट्स में accumulation of CSF in ventricle leading to enlargement of skull, suture become widely separated, delayed closure of anterior fontanelle, tense bulging fontanelle, hollow or cracked pot sound is heard on percussion of skull. मैकविन्स साइन बोलते हैं. जब आप हेड को परकशन करोगे उसमें, है ना, तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे एक क्रैक पॉट और एक हॉलो पॉट जैसा आपको सुनाई देगा. तो वो क्या होता है? मैकविन्स साइन. इसके बाद है स्कैल्प वेन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होंगी. स्कैल्प आपको बहुत शाइनी दिखेगा. शाइनी क्यों दिखेगा? क्योंकि CSF एक्यूमुलेशन है जिसकी वजह से स्किन जो है बहुत थिन हो चुकी है. आईज में हैव अ वाइड ब्रिज बिटवीन देम एंड विजिबल स्क्लेरा अबव द आइरिस. सन सेटिंग साइन देखो कुछ इस तरीके से आईज दिखेंगे. स्क्लेरा विजिबल हो जाएगा, ठीक है. और स्क्लेरा विजिबल होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. और इस साइन को बोलते हैं सन सेटिंग साइन, ठीक है. वाइड ब्रिज है ना, वाइड ब्रिज आपको दिख रहा होगा. ये वाइड ब्रिज जो है वो नज़र आएगा आपको दोनों आइज़ के बीच में. वाइड गैप एंड विजिबल स्क्लेरा अबव द आइरिस. आइरिस के अबव क्या दिख रहा है? स्क्लेरा. और इसको हम बोलते हैं सन सेटिंग साइन इन हाइड्रोकेफेलस. ओके. न्यूरोलॉजिकली इन्फेंट में भी फसी, रेस्टलेस, इरिटेबल, एपेथेटिक or have an altered or diminished level of consciousness accompanied by sluggish pupillary response to light, posturing and spasticity of lower limbs. High pitched cry होगा, ठीक है. Feeling difficulty. क्यों? इंक्रीज्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है. इन्फेंट में है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन. फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन दिखाई देगा आपको. ओल्डर चिल्ड्रन में देयर इज नो इनलार्जमेंट ऑफ हेड बट इंक्रीज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर. हेड तो इनलार्ज नहीं होगा और जो ओल्डर चिल्ड्रन होंगे, लेकिन इंटरक्रेनियल प्रेशर ज़रूर बढ़ा हुआ होगा. हेडेक होगा. जब भी सुबह सो के उठेंगे तो सर में दर्द रहेगा. नोज़िया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, हाई pitch cry, lethargy, apathy, confusion, impaired judgment and reasoning skill, affected motor abilities, ataxia, spasticity, papilledema, ठीक है, strabismus और decreased visual acuity secondary to compression of optic nerve. ये सारे ये हैं इन्फेंट में, ठीक है, जो आपको क्लिनिकल साइन दिखेंगे. मैकविन साइन, सन सेटिंग साइन
और ये हैं ओल्डर चिल्ड्रन में जो आपको दिखाई देंगे क्लिनिकल फीचर्स। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के लिए आप वही CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, है ना, और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, अल्ट्रासाउंड, इकोएंसेफलोग्राफी, सब चीज़ें आप करेंगे। और अब मैनेजमेंट में आ जाते हैं। देखो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, रिलीफ ऑफ हाइड्रोकेफेलस और रिड्यूसिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सबसे पहले हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ही कम करना है, ठीक है। हमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रिवेंट करनी है। और तो मैनेजिंग प्रॉब्लम कॉज बाय पैथोलॉजी। अब जो ट्रीटमेंट है हाइड्रोकेफेलस का वो उसकी कॉज पे डिपेंड करता है कि किस वजह से ये डेवलप हुआ है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक एसीटोजोलामाइड देंगे, फ्यूरसेनामाइड टू रिड्यूस द रेट ऑफ CSF प्रोडक्शन। जो CSF प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक एसीटोजोलामाइड देंगे, फ्यूरसेनामाइड देंगे, डायूरेटिक है ये। और ये जो मेडिसिन्स हैं ये आपको टेम्पररी रिलीफ देंगी, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट है वो है सर्जरी, है ना। सर्जरी करके आप क्या कर सकते हो, जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हैं, है ना, उसको आप रिमूव कर सकते हो। एंड सर्जरी में हम क्या करते हैं, शंट जो है, शंट इंसर्शन ऑफ शंट करते हैं। शंट क्या है, शंट इज मेड अप ऑफ रेडियो ओपैक प्लास्टिक एंड हैज़ अ वेंट्रिकुलर कैथेटर, a unidirectional pressure valve, pumping chamber and distal catheter that directs the flow of CSF from ventricles to other area of body from where it is absorbed। देखो शंट क्या है, शंट होता है एक रेडियो ओपैक प्लास्टिक, ठीक है, और इसमें होता है एक वेंट्रिकुलर कैथेटर जो कि यूनिडायरेक्शनल प्रेशर वाल्व होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन का प्रेशर वाल्व होता है, पंपिंग चैम्बर होता है, ठीक है। डिस्टल कैथेटर जो कि CSF का फ्लो करता है कहाँ से, वेंट्रिकल से। ब्रेन में जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से दूसरे बॉडी के दूसरे एरियाज़ में जहाँ पे CSF जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम वेंट्रिकल से एक दूसरे एरिया में, बॉडी के दूसरे एरिया में एक कैथेटर डाल रहे हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल प्रेशर का वॉल्व है, उसके पास पंपिंग चैम्बर है ना, और वो वेंट्रिकल से CSF को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी और जगह, किसी और बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब कर रहा है CSF। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ा हुआ है हमारा ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसको रिड्यूस कर रहा है। अब ये हम जो दूसरे एरिया की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से एरिया में पॉसिबल है कि हम कैथेटर को डाल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वेंट्रिकल से, कहाँ कहाँ पे। तो 4 टाइप्स ऑफ शंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। एक है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ओके। आप नाम से ही समझ जाएंगे कि ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। पेरिटोनियल, वेंट्रिकल से पेरिटोनियल शंट है ये। वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट, वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में है ये। वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट है, वेंट्रिकल से प्लूरल कैविटी में है ये। वेंट्रिकुलो यूरेटिक शंट, ठीक है, वेंट्रिकल से यूरेटर में है ये। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो है वो क्या करेगा, अपनी जो CSF है उसको, CSF फ्रॉम वेंट्रिकल टू पेरिटोनियल कैविटी, CSF को वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में कैरी करेगा। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पेरिटोनियल कैविटी प्रोवाइड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, अच्छा ब्लड सप्लाई होता है पेरिटोनियल कैविटी में, जिससे क्या होगा, CSF जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। CSF का लार्ज स्पेस होता है वहाँ पे, तो जो आपका कैथेटर ट्यूबिंग है ना, वो कॉइल्ड हो जाएगा, स्पेस टू अकोमोडेट द
coiled catheter tubing and the complication that may arise with shunt include, अब क्योंकि हर सर्जरी में क्या उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो इस शंट में क्या है, किंकिंग, सेपरेशन और प्लगिंग ऑफ शंट ट्यूबिंग. मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन मोस्ट अकर विद इन 2 months of surgery. इन्फेक्शन ऑफ शंट में लीड ऑफ ventriculitis and septicemia. तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर शंट इन्फेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब ये हमने बात की मैनेजमेंट की, हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, फिर हमने सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की.